तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे क्या करना है, हमें ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आगे देखते हैं ग्रुप्स में कौन सा है। आगे क्या लिखा है ग्रुप्स में, यहां पर दिया है कि थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे हमारे जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, दो हैं जो हमारे खर्चे होते हैं यानी एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस के अंतर्गत क्या होता है बेटा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दो प्रकार का होता है, आगे आप पढ़ोगे तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक होता है, उनके हम अलग अलग अकाउंट्स बनाकर रखते हैं। ठीक है, आगे समझ में आएगा, पढ़ लेते हैं। रेंट अकाउंट है, अलग है, सैलरी अकाउंट अलग है, कमीशन अकाउंट अलग है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार विज्ञापन के लिए अकाउंट अलग है। अब ये सारे अलग अलग अकाउंट हैं, पर चूंकि इनका प्रकार एक ही है, ये सभी प्रकार के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब अकाउंट है, तो मतलब खर्चे हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब अप्रत्यक्ष खर्चे हैं। तो यहां पर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इन सभी अकाउंट्स को हम इस ग्रुप के अंतर्गत डाल सकते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब अप्रत्यक्ष खर्चे से जुड़े हुए अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करके देख सकते हैं, और टोटल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। और अलग अलग रेंट अकाउंट के तहत कितना खर्चा हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। सैलरी अकाउंट के तहत कितना खर्चा हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे कई तरह से कस्टमर मतलब ग्राहक हैं, और जितने भी हमारे डेप्टर है मतलब जिनको हमने उधार दिया है, सामान उधार दिया है, तो उन सबके अकाउंट्स को इन सबके ग्रुप के साथ रखा जा सकता है। ठीक है, जब भी हमें ऐसी जरूरत हो कि हमारी सभी डेप्टर की जानकारी चाहिए तो हम सन्ड्री डेप्टर में जाकर देख सकते हैं, और अगर उनके बारे में या किसी पर्टिकुलर डेप्टर मतलब किसी विशेष के बारे में जानकारी चाहिए तो हम एंटर करते हुए उनके अंदर जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से हम समझना चाहते हैं कि ठीक है, समझना चाहिए कि जो एक ही प्रकार के अकाउंट्स होते हैं उनको एक ही ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। और टैली में वर्क करते समय जब हम कोई अकाउंट्स बनाएंगे तो हमको इसमें से कौन से ग्रुप के अंदर वो अकाउंट आता है वो ग्रुप हमें चॉइस करना होगा। अब वहां से बाहर जाने के लिए ESC मतलब एस्केप की प्रेस करेंगे, दबाएंगे, फिर एंटर या Y की प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये नया चैप्टर है उसको हम जरा पढ़ लेते हैं बेटा, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर से जरा हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि जो ग्रुप है, हम कहां गए थे, अकाउंट्स इन्फो में गए थे, इसके अंदर ग्रुप्स के अंदर गए थे और डिस्प्ले किया था, तो यहां पे सारे अकाउंट्स। अब देखो यहां पे जो एक्सपेंसेस की बात हो रही थी, जैसे यहां आप समझना इस चीज को, जैसे यहां पे देखें तो ये देख रहे हो एक्सपेंसेस डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। तो एक उदाहरण है, समझना ध्यान से, कि जैसे आप रूम भाड़े पे लिए हो, ठीक है, उसका भाड़ा देते हो और उसके अंदर किसी काम करने के लिए कर्मचारी के रखे हो, उसको भी सैलरी देते हो, और भी कई सारे छोटे मोटे खर्चे हैं, तो वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो हर जो भी खर्चा होता है उनका एक अपना प्रकार होता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, जो भी खर्चा होता है उनका एक प्रकार होता है, तो उन सबको एक ही ग्रुप में रखेंगे। वो कौन सा ग्रुप होगा, एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है।
अब अगर किसी भी हमें खर्चे को देखना है जो कि अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष जितने भी खर्चे हुए हैं वो एक साथ हम देख सकते हैं। नहीं तो अगर ग्रुप नहीं रहता तो क्या होता, एक उदाहरण देता हूं। ग्रुप क्यों बनाया जाता है, समूह क्यों बनाया जाता है, समझना चीज को। जैसे 1 से 8 तक बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अगर उनके समूह को अलग अलग ना बनाया जाए, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ठीक है, तो अगर हम एक साथ पढ़ाए तो दिक्कत होगी। 1 से 8 तक सभी बच्चों को एक साथ अगर बिठा के पढ़ाएंगे तो क्या पॉसिबल है, संभव है? नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम करने में दिक्कत आएगी, पढ़ाने में दिक्कतें आएगी, है ना। तो इसीलिए समूह बना दिया जाता है कि कक्षा 1 वाले कक्षा 1 में आ जाएंगे, कक्षा 2 वाले कक्षा 2 में आ जाएंगे, ऐसी सबका समूह बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हर कार्य आसानी से संपादित हो पाता है। ऐसे ही बेटा टैली में जो ग्रुप्स हैं, इसीलिए ग्रुप बनाए जाते हैं कि उनसे संबंधित जो खाते हैं वो सारे के सारे खाते एक ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, कि जिससे कि जो भी हिसाब किताब होगा वो आसानी से देख सकेंगे, समझ सकेंगे, और काम थोड़ा तेज हो जाएगा, हमारा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? तो ये समझना चीज को, ये सारे ग्रुप्स ऐसे ही। इसके अंदर जो यहां पे दिया है, जैसे ये है तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस मतलब खर्चे होते हैं, डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे इस ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, है ना। तो इकट्ठा अगर देखना है कि डायरेक्ट खर्चे कितने हुए, प्रत्यक्ष खर्चा कितना हुआ है, तो हम एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे धीरे धीरे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी एक और मैं दिखाता हूं आपको, परचेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहां पे दिया परचेज अकाउंट, ठीक है। अब परचेज अकाउंट क्या होता है, जैसे जितना भी आप गुड्स खरीदते हो ना बेटा, गुड्स मतलब माल, जो भी आप माल खरीदते हो बेचने के लिए, तो किसी से उधार खरीदा, किसी से नगद खरीदा है ना, किसी से कैसे, मतलब अलग अलग आपने गुड्स खरीदा किसी अलग अलग से। तो वो सारे के सारे जितनी बार भी आप गुड्स खरीदते हो, तो वो सारे जो खरीदारी होती है, गुड्स की खरीदारी, वो सभी परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत डाल दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, जब भी आप जितनी बार आपने गुड्स खरीदा है ना, जितनी बार आपने गुड्स खरीदा है उसको एक साथ अगर आप देखना चाहते हो कि अरे अभी तक मैंने कितनी खरीदारी की है, टोटल कितना खर्चा हुआ है, सॉरी कितना आपने खरीदारी की है, तो आप परचेज अकाउंट में जाके इकट्ठा टोटल एक साथ देख सकते हो। ये फायदा होता है इसमें। क्लियर? तो ऐसे सारे ग्रुप्स हैं, समूह बना दिए जाते हैं बेटा, और इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे बेटा, ठीक है। अब आ गए हम, ठीक है, ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या टॉपिक दिया है अपना, नेक्स्ट टॉपिक दिया है बेटा लेजर क्रिएशन। अब ये क्या चीज होती है, पढ़ते बेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनुअल अकाउंट करते समय, मैनुअल मतलब हाथों जो हिसाब किताब होता है, हम जर्नल में एंट्री करते हैं, ठीक है। जर्नल मतलब जैसे एक बार पहले उदाहरण देता हूं कि जब आप पढ़ाई करते हो तो पहले रफ करते हो, है ना, फिर उसको फेयर करते हो, है ना। वैसे ही यहां पर है कि जर्नल में एंट्री होती है, बाद में उसको अलग जगह पोस्टिंग किया जाता है। तो पहले ध्यान समझना, मैनुअल अकाउंटिंग करते समय पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं, फिर उसके आधार पर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। मतलब आप रफ वर्क करते हो, बाद में उसको मेन जगह उसको पोस्टिंग कर देते हो, लिखते हो। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपकी दुकान है, मान लो बिजनेस करते हो, कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, और दिन भर कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो बहुत लोग उधार भी लेते हैं, बहुत लोग नगद भी लेते हैं, ठीक है। तो जो उधार लेते हैं तो उनको क्या करते हो, आप अपनी बुक में लिख लेते हो, है ना। लेकिन हो सकता है आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप जो उधारी की बुक्स होती है वो काफी बड़ी मोटी रखी है, तो उसमें आप बाद में उसको साफ सफाई से फेयर करते हो उसको, ठीक है। रफ वर्क तो पहले कर लेते हो, हाँ इनका इतना 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 सामान गया है, इसको उठा के आप बड़ी वाली बुक में एंट्री कर लेते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। और जब पोस्टिंग होती है मतलब मेन खाते में पोस्टिंग, ऐसी होते हैं। आप जरा आगे देखते हैं, किंतु टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो लेजर में उसकी पोस्टिंग अपने आप हो जाती है। मतलब रफ वर्क करते हैं तो फेयर भी अपने आप हो जाता है, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर में
ये जो जर्नल एंट्री होती है वो अपने आप संबंधित खातों में चली जाती है, पर उसके लिए जरूरी है कि वो संबंधित खाते पहले से बने हुए हो। ठीक है, क्योंकि जो टैली सॉफ्टवेयर है वो ये नहीं जानता है कि बिजनेस किसका है या हमारा कौन सा बिजनेस है। हम किसी वस्तु का हम किस वस्तु का बिजनेस करते हैं, कौन कौन से हमारे लेनदार हैं मतलब क्रेडिटर हैं, और कौन कौन से हमारे देनदार हैं, ठीक है, अपने डेब्टर हैं। अपने आप एंट्री उन अकाउंट में तो होगी, पर जरूरी है कि अकाउंट्स पहले से बने हुए होने चाहिए, है ना भाई। सीधी सी बात है, ग्रुप तो टैली बना के दे देता है, लेकिन आपको खाते मतलब लेजर खुद से बनाने होंगे। वही बता रहे हैं यहां पे, वो टैली सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बना सकता क्योंकि आपको बनाना है। इसलिए पहले यहां पर क्या दिया यहां बेटा कि इसलिए पहले हमको वो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं या लेजर्स बनाने पड़ते हैं। लेजर को ही अकाउंट बोला जाता है। जो हम बनाएंगे वो लेजर जर्नल एंट्री के आधार पर बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी ट्रांजैक्शन की जो एंट्री करेंगे उनको क्रमानुसार जर्नल एंट्री कर लेते हैं, उसके आधार पर लेजर बनते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि टैली में दो खाते पहले से ही होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये टैली में अपने आप पहले से बने हुए होते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में कैश मतलब पैसे का काम हमेशा होता है, और उसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। इसीलिए ये अकाउंट अनिवार्य हो ही जाते हैं, ये अपने आप बन के आते हैं। आगे क्या दिया है, अब हम जर्नल एंट्री की तरफ चलेंगे। आगे क्या दिया है, जैसे पहला हमारा क्या है, अच्छा एक बात याद रखना, जो हमने यहां पे लेजर्स बनाएंगे, देखेंगे यहां पर देखो बेटा लेजर्स दिए हैं, ध्यान देना। कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट यहां पे दिया लेजर नेम, नेचर ऑफ लेजर, ग्रुप हेड। मतलब जब आप लेजर बनाओगे तो वो उसका नेचर क्या है, क्या चीज है और किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो पहले समझ लो ध्यान से। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज होता है। जिसने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़े होंगे टर्मिनोलॉजी के, उनको बेहतर समझ में आएगा, ये समझ लेना। क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हो, उसके शब्दों के बारे में, शब्दावलियों के बारे में नहीं जानते हो, तो आप बेकार हो, आपको नहीं समझ में आ सकता। जैसे आप गाड़ी चलाना जानते हो या चाहते हो, क्लच पता ही नहीं है किसे बोलते हैं, क्या काम होता है, गियर का पता ही नहीं है किसे बोलते हैं, क्या काम होता है, एक्सीलेटर के बारे में पता ही नहीं है कि एक्सीलेटर क्या है, किस काम में आता है, तो गाड़ी कैसे चलाओगे आप। ऐसे ही यहां पर दिया है, समझना चीज को। कैपिटल लायबिलिटीज क्यों, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, कंपनियां जो लेन देन करती हैं, लोन वगैरह लेती हैं, कंपनियों के कर्जे को लायबिलिटीज बोला जाता है, ठीक है। तो कैपिटल चूंकि क्या पूंजी होती है, तो लायबिलिटीज क्यों, कर्जा क्यों, क्यों सही बात है कि जो बिजनेसमैन है, जो आदमी है, वो बिजनेस में पैसे लगाता है, तो बिजनेस का वो कर्जा हुआ ना कि मुझे मालिक को कमा के रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसीलिए उसको लायबिलिटीज बोला जाता है, और इसका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, ग्रुप हेड, ठीक है। अब यहां पे राम अकाउंट मतलब राम से हमने क्या कुछ खरीदा है, तो उधार खरीदा है, ठीक है। तो इसलिए वो करंट लायबिलिटीज है। करंट मतलब क्या कि लायबिलिटी मतलब अब ये कर्जा है ना। करंट मतलब अभी मैंने कुछ खरीदा है, तो वो करंट कर्जा है, मुझे लौटाना है, किसको देना है, उधार सामान लिया है राम से तो उसको देना है। इसलिए राम अकाउंट क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। और ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि क्रेडिटर है। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर किस ग्रुप में
किस काम में आता है? देखो ध्यान से समझना, जितने भी हमने उधारी खरीदारी की है, ठीक है, गुड्स की जितनी भी उधारी खरीदारी की है, जिससे जिससे की है, यहां तो राम अकाउंट है, मान लो श्याम है और रमेश है, बहुत सारे लोगों से उधारी लिया है, तो सारे के सारे जो अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है? खर्चा होता है भाई, सीधी सी बात है। आप अगर कुछ गुड्स खरीदोगे तो खर्चा होगा ना, तो वो खर्चे के अंतर्गत आता है, और ये आता है परचेज अकाउंट्स के ग्रुप के अंतर्गत रहता है, जैसे मैंने पहले बता दिया था। अब यहां पे दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी खरीदा गया है, तो बिल्डिंग क्या है? एसेट है। एसेट मतलब क्या है? संपत्ति। मैंने पहले ही बताया था टर्मिनोलॉजी में, समझना, कि जैसे किसी भी व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति के संपत्ति को प्रॉपर्टी बोला जाता है, और कंपनियों की संपत्तियों को एसेट्स बोला जाता है, ये दिमाग में रखना, एसेट्स। और बिल्डिंग क्या है? फिक्स है, स्थायी है संपत्ति। ठीक है बेटा, अस्थायी हर जगह डोलेगी थोड़ी ना, चलेगी थोड़ी ना, इसलिए इसको फिक्स्ड एसेट बोला जाता है, मतलब जमा हुआ रहता है, स्थायी संपत्ति होती है, ये दिमाग में रखना। और नेक्स्ट क्या दिया है? वेजेस अकाउंट। वेज मतलब, सॉरी एस लगानी है इधर, वेज मतलब मजदूरी। भाई आपने कुछ कुछ मंगाया होगा, कुछ ढोया होगा, सामान वामान मंगाया होगा, तो वो मजदूरी दी होगी आपने, तो मजदूरी क्या है बेटा? एक्सपेंसेस है। क्या है? खर्चा है बेटा। ठीक है, ये भी खर्चा है, लेकिन याद रखना, अब यहां पे परचेज अकाउंट भी खर्चा है और वेजेस अकाउंट भी खर्चा है, समझना। लेकिन परचेज क्या है? गुड्स है, गुड्स खरीदा गया है। ठीक है, गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और वेजेस क्या है? ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चा। आपने कुछ गुड्स मान लो आपने खरीदा तो परचेज अकाउंट के अंतर्गत आया, और फिर उसने किसी मजदूर से उसको ढोवा के सामान रखवा दिया अपनी दुकान में, तो वो जो आपने ढुलाया है सामान किसी मजदूर से, तो वो वेजेस होगा, वो एक्सपेंसेस आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रत्यक्ष जो खर्चा आता है, ये सारे आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रत्यक्ष खर्चा के अंतर्गत, ग्रुप के अंतर्गत आएगा। और ये भी एक खर्चा होता है, लेकिन डायरेक्ट खर्चा होता है, आप सॉरी प्रत्यक्ष खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, दिमाग में रखना। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप टैली अगर पढ़ रहे हो, कहीं भी जाओगे तो हिंदी में नहीं मिलने वाला टैली, ये दिमाग रखना। अगर कहीं आप काम करने जाते हो आपको इंग्लिश में ही सुनना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां भले अर्थ समझा दे रहा हूं, लेकिन इंग्लिश शब्दावलियां बहुत जरूरी है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्या दिया है? सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्या होता है बेटा? सेल्स भाई ये इनकम होता है, आय होती है कि नहीं भाई? आप गुड्स बेचते हो तो आपको क्या होता है? आय होती है ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? ड्रॉइंग अकाउंट। अच्छा, ड्रॉइंग अकाउंट मैंने बताया था किसमें, टर्मिनोलॉजी में क्यों बनता है। ड्रॉइंग अकाउंट तब बनता है जब एक बिजनेसमैन मतलब क्या होता है? धंधे का मालिक अपनी दुकान से, अपने धंधे से, अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए जब वो पैसा निकालता है, तो वहां पर ड्रॉइंग अकाउंट बनता है। जैसे 500 रुपया मैंने अपने धंधे से निकाला, तो वो हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट। और ये लायबिलिटीज होता है। अब लायबिलिटीज क्या होता है बेटा? भाई सीधी सी बात है कि ये कर्जा है ना, अरे सॉरी ये दायित्व है ना, दायित्व है, कर्जा रिटर्न करना है ना। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है, मतलब पूंजी होती है ये। ठीक है, क्या होता है? पूंजी होती है, ये दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? पूंजी होता है। और हां, इसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब फर्नीचर अकाउंट। भाई ये भी फर्नीचर है, फर्नीचर खरीदा गया है, तो ये भी एसेट ही है, संपत्ति ही है ना कंपनी की। ठीक है, तो ये भी फिक्स एसेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट क्या है भाई? एक्सपेंसेस है, आप किसी कर्मचारी को सैलरी तनख्वाह देते हो, तो ये भी है ना, खर्चा ही है ना। लेकिन खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्चे के अंतर्गत आएगा, ये दिमाग रखना। अशोक अकाउंट है, अशोक अकाउंट लायबिलिटीज है। ठीक है, अब लायबिलिटीज ये भी है, मतलब क्या है? लोन लिया है आपने, अशोक से लोन लिया है, तो आप कर्जा लिया है, मतलब आपकी कंपनी ने लोन लिया है, तो आपको लौटाना है। लायबिलिटीज मतलब लौटाना है आपको, तो ये लोन एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। रेंट अकाउंट क्या है? रेंट आपने भाड़ा दिया, रूम का भाड़ा दिया है, तो ये भी आएगा आपके
एक्सपेंसेस खर्चा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ये भी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। बैंक अकाउंट क्या है? करंट एसेट है, मतलब आपने बैंक में पैसा जमा किया है, जो तब अभी वर्तमान का आपके क्या है, संपत्ति है, तो ये बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मनोज अकाउंट दिया है यहाँ पे, मनोज से आपने क्या किया है कि कुछ खरीदा है, तो ये करंट लायबिलिटीज है, मतलब ये कर्जा है, अभी का कर्जा है, आपको लौटाना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आया। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधारी सामान या सॉरी उधारी गुड्स खरीदते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो सारे क्रेडिटर्स जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। रवि अकाउंट क्या है? करंट एसेट है। क्या है? ये सन्ड्री डेटर है। आप रवि मतलब आप रवि को आपने उधार गुड्स बेचा है, तो उधार बेचा है, एसेट है, करंट एसेट ये भी है। सन्ड्री डेटर मतलब ये क्या है कि ये डेटर है, मतलब हमसे कर्जा लिया, उधारी लिया है, सामान लिया, तो रिटर्न करेगा वो, इसलिए डेटर है वो। कमीशन अकाउंट क्या है? आपने कोई काम करने के लिए कमीशन दिया है, तो ये भी खर्चा है, और ये आएगा अप्रत्यक्ष खर्चे के अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सुरेश अकाउंट करंट एसेट है, आपने इससे एडवांस लोन वगैरह आपने लिया था। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके। एक और दिया है इंटरेस्ट अकाउंट है, ब्याज आपने दिया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, मतलब आय मिली आपको। ठीक है, सॉरी आपको ब्याज मिला, आपने किसी को, सॉरी ये सुरेश है ना, सुरेश अकाउंट जो दिया है बेटा, सुरेश को आपने कुछ लोन दे दिया है, एडवांस दे दिया है, पैसा उसने मांगा था, आपने दे दिया है उसको, तो ये संपत्ति होगी जिसको आपने दिया है, और ब्याज पे आपने रुपया दिया है, तो यहां पे ये इंटरेस्ट अकाउंट आपको ब्याज देता है, तो ये अप्रत्यक्ष आय होगी। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको व्याख्या कर दिया, ये सारे जितने हैं अकाउंट्स बेटा। ठीक है, ये आपको आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कैसे बनाया जाता है टैली में मैं बताऊंगा। इसको लेजर भी बोला जाता है, अकाउंट भी बोला जाता है। ये दिमाग ये छोटे छोटे खाते होते हैं, और तीन बड़ों खाता, सॉरी तो जो तीन बड़े खाते होते हैं, आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनके अंतर्गत ये सारे के सारे जो है खाते आते हैं, ये छोटे छोटे खाते होते हैं। ठीक है, तो इनका ये मैंने नेचर बता दिया, ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टैली को बेहतर समझने के लिए मैंने समझाया है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है, करंट एसेट क्या होता है, ये मैंने पहले ही टर्मिनोलॉजी में बता दिया था, तो ये दिमाग में रखना। अगर आप टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं करते हो, बहुत से बच्चे इग्नोर करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैली पढ़ना चाहते हैं और टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है, तो वो ऐसा खाई में कूदते हैं। समझना चीज को, आपको शब्दों के बारे में पता ही नहीं, आप टैली पढ़ रहे हो। सोचो जरा कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। आप टैली डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो, कैसे अकाउंट क्रिएट होगा, डेबिट क्रेडिट कैसे होगा। अरे आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है उनके शब्दों के बारे में, जो बोलचाल में उपयोग होता है, प्रयोग होता है, जिन शब्दों के बारे में आपको पता ही नहीं है, आप डायरेक्ट टैली पढ़ो, कहां नौकरी मिलेगी आपको? समझो जरा, कहीं नौकरी मिलेगी आपको? कहीं नहीं मिलेगी। गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। अरे भाई प्रैक्टिकल करो, लेकिन थियरी तो क्लियर ही नहीं है आपकी, आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हो, बोलते हो नौकरी नहीं मिली, गांव से पढ़ते इसलिए नौकरी नहीं मिलती। सही बात है, कैसे मिलेगी जब आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो? आप बस खाली फटाफट फटाफट अपना काम हो जाए, बस यही सोचते हो, तो आपको क्या प्रैक्टिकल आपको नौकरी दिला देगा क्या? अरे भाई जब तक थियरी नहीं क्लियर है, आपको नॉलेज नहीं है, शब्दावलियों को पता ही नहीं है, बोलचाल की भाषा का पता ही नहीं है, आप उस माहौल में जाके कैसे नौकरी हासिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप बस खाना पूर्ति करना चाहते हो। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे यही करते हैं, टर्मिनोलॉजी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, डायरेक्ट बस टैली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जब तक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी बेटा, तो आप उसको बेहतर तरीके से बारीक नजर से उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, ये समझना चीज को। तो आज की सीख क्या है बच्चों? सीख यह है कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व घिसेगा वही चमकेगा। सही बात है। कोई विद्यार्थी हो, अगर वो सही रास्ते से, सही ढंग से अपने आप को घिसेगा, संघर्ष करेगा, तो वो चमकेगा, फाइनली वो अंततः चमक जाएगा। लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में रखना। चलो।